हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एसेंट ऑफ सेप है उसकी थ्योरी को देखा था, कैसे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो वाली पार्ट हमने समझी थी। आज हमने देखेंगे कि भाई ट्रांसपायरेशन कैसे होता है। द मेन थिंग इज़ दैट के स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो होगा वो स्टोमेटा से ही होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। तो हमें यही चेक करना है कि भाई कहाँ से स्टोमेटा खुलेंगे, कैसे स्टोमेटा खुलते हैं, फिर कैसे बंद होते हैं। तो उसके लिए लोगों ने अलग अलग अपने थ्योरीज दी हैं। उसमें जो मेन थ्योरी है वो है आपका पोटेशियम वाला, जो पोटेशियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट वाला जो थ्योरी है, लेविट ने जो दिया था। बाकी उसके अलावा स्टेवर्ड, शेरे, इन्होंने भी कुछ थ्योरीज दी थी, तो उनको हम कवर अप करेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट भी देखने की। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, स्टार्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन वाले टॉपिक से। तो ट्रांसपायरेशन होता क्या है, जब आपका जो वाटर होता है वो आपका ऊपर वाले पार्ट जो लीव्स वगैरह होते हैं वहाँ से वेपर की फॉर्म में लॉस होता रहता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मेनली ये तीन तरह से हो सकता है। स्टोमेटल होता है, यानी जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं उनसे ट्रांसपायरेशन होता है। क्यूटिकुलर होता है, क्यूटिकल से होता है। लेंटिकुलर होता है, तो उनकी जो अमाउंट है क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर की बहुत कम रहती है। जो आपका स्टोमेटल जो ट्रांसपायरेशन होता है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो वेपराइज होता रहता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें लिखी हैं, एक लिखा है फोलिएज और नॉन फोलिएज। तो मतलब पत्तियों से जो होता है दैट इज आपका स्टोमेटल और क्यूटिकुलर। नॉन फोलियर में आपका आएगा लेंटिकुलर और बार्क वाला। तो सबसे सवाल इंपॉर्टेंट जो यहाँ रहता है वो रहता है कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की अमाउंट क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आता है, ये नहीं आता है स्टोमेटल वाला। तो ध्यान रखना, सबसे कम मात्रा में जो ट्रांसपायरेशन जो कैलकुलेट किया गया है वो लेंटिकुलर किया गया है, यानी जो लेंटिसल्स होते हैं, जो आपके स्टेम्स के ऊपर जो पोर होते हैं, उनको उनके द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है दैट इज़ 0.1%। क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो इसी का ही आता है, बाकी इनका नहीं आता है। नेक्स्ट है स्टोमेटा बेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें क्या लिखा है, अल्फा अल्फा में मतलब ये कह रहे हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पर कितने टाइप के प्लांट होते हैं। तो बहुत तरह के होते हैं, यहाँ तो मैंने दो तीन लिखे हैं जो मेन मेन है, कभी कभी आ जाते हैं, वैसे इनका सवाल आजकल बनता नहीं है। तो अल्फा अल्फा टाइप दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। पोटैटो टाइप जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं, रात को दिन में खुलते हैं। एंड नाइट एंड क्लोज फॉर फ्यू आवर्स इन डे, तो दिन में थोड़े बड़े टाइम के लिए बंद रहते हैं। बारले में रिमेन क्लोज होते हैं बट ओपन फॉर फ्यू आवर्स इन डे टाइम, दिन में थोड़े समय के लिए खुलते हैं। तो कुछ आपके फोटो एक्टिव होते हैं जो दिन में खुलते हैं, कुछ आपके स्कोटो एक्टिव होते हैं जो रात में खुलते होते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो आपके दिन में बहुत कम टाइम के लिए खुलते होते हैं। तो एप्पल टाइप, इस तरह के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मैंने ये दो तीन लिखे हैं तो इसमें से आप ध्यान रखना। एक आधा सवाल कभी कभी फंस जाता है, मैंने देखा था तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टिमुलस के बेस पर, मतलब स्टिमुलेट होते हैं, यानी कि जो फोटो मतलब लाइट से जो स्टिमुलेट होते हैं दे आर फोटो एक्टिव, और जो आपके पानी से होते हैं दे आर हाइड्रो एक्टिव और स्कोटो एक्टिव जो रात को होते हैं। तो ये स्टिमुलस के बेस पर तीन टाइप के स्टोमेटा है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो मेन जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है उसमें आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक तो दिख रहा होगा ओपनिंग और एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा। ओपन वाले में हमें क्या देखना है अभी के लिए जो समझना है आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो गार्ड सेल्स होती हैं, जो ये वाली गार्ड सेल्स हैं जो कि आपकी डंबल शेप दिखाई दे रही हैं, ये वाली, सॉरी डंबल कह रहा हूँ, ये आपकी जो बीन के शेप की दिखाई दे रही है। ग्रासेस में डंबल शेप होता है, ये आप नोट कर लेना कहीं पे, ग्रासेस में डंबल शेप गार्ड सेल है और इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होती है तब आपका स्टोमेटा खुलता होता है, और जब गार्ड सेल आपकी फ्लैसिड होती है तब आपका स्टोमेटा बंद होता है। तो ये एक पॉइंट है, छोटा सा नोट कर लेना। अब गार्ड सेल टर्जिड कैसे होती है जानने की बात मेन ये है कि गार्ड सेल कैसे टर्जिड होगी। तो आपको एक बात मैंने सिखाई हुई है कि भाई गार्ड सेल टर्जिड तब होगी अगर गार्ड सेल के अंदर डीपीडी की मात्रा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, या फिर डीपीडी गार्ड सेल का ज़्यादा हो जाए, और यानी कि गार्ड सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है या फिर वाटर पोटेंशियल है वो बहुत निगेटिव हो जाए, तो गार्ड सेल जो है सराउंडिंग सेल से पानी लेना शुरू कर देगी और फिर गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी। तो मेन जो बात है ध्यान रखने की, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि कैसे गार्ड सेल के अंदर जो वैक्यूल है वहाँ डीपीडी कैसे बढ़ेगा, वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है, वहाँ जो है सॉल्यूट कैसे बढ़ता है, वहाँ वाटर पोटेंशियल निगेटिव कैसे होता है। फाइनली हमें जानना है कि कौन वो सॉल्यूट है जो कि इस काम को करवाता है, गार्ड सेल की वैक्यूल के अंदर डीपीडी को बढ़ाता है। तो वही दूसरी बात आप एक बार एक और सुन लो, यहाँ जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, जो गार्ड सेल होती है उसकी दीवार जो होती है इसमें आपको सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं।
जो कि इस तरह के ओरिएंटेशन में लगे होते हैं। इनर वॉल जो है गार्ड सेल की काफ़ी थिक होती है, ये वाली वॉल, और बाहर वाली थिन होती है। तो थिक होती है, अंदर वाली इलास्टिक होती है। अब होता यह है कि जब गार्ड सेल टर्जिड होती है तो टर्जिडिटी के टाइम पर, जब गार्ड सेल टर्जिड होती है तो उस टाइम पर बाहर वाली वॉल थोड़ी बहुत बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है। उसी एक्सटेंशन से जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो ये लगे हुए होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या करता है, जो अंदर वाली वॉल है उसको क्रिसेंट शेप, शी शेप दे देता है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ खींच लेता है, जिससे आपके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये तो रही सिंपल सी बात कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। अब हमें देखना है कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसके लिए, कैसे कैसे इसके अंदर सॉल्यूट बढ़ता है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं पहली थ्योरी। यहाँ लिखा है थ्योरीज ऑफ फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए स्टोमेटा की थ्योरी क्या है। पहली है फोटोसिंथेटिक थ्योरी। बहुत समय तक लोगों ने इसे माना है, ऐसा नहीं है, मानी जानी थ्योरी है। तो ये लिखा है कि ये वॉन मॉल ने दिया था। इसमें लिखा है स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी, ये सेरे ने दिया था। ठीक है, एक बाद में इसमें एक साइंटिस्ट हैं स्टेवोर्ड, उन्होंने आगे संशोधन वगैरह किया था थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, इसको आप समझने की कोशिश करना। यहाँ लिखा है कि, एक सेकेंड, ये डायग्राम हिल गया भाई, लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड। देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई लाइट में, जब आपकी लाइट है तो दिन के समय लाइट होगी, तो सुबह सुबह के टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे कि CO2 की कंसंट्रेशन घट जाती है पत्ती के अंदर। तो घटेगी, तो आपको याद रखना है जब CO2 घटता है तो आपको ध्यान रखना है pH बढ़ता है। आप कैसे याद करोगे, आप इस तरह याद कर लेना कि CO2 एक एसिडिक गैस है, तो ये कम होगी तो pH जो है बढ़ जाएगी, बेसिक की तरफ जाएगी। ऐसा कहते हैं कि बढ़ी हुई pH जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करती है, और फिर ग्लूकोज जो है वो आपका वैक्यूल में जाता है, जिसकी वजह से सेल सैप की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से DPD की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर बढ़ता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये छोटी सी थ्योरी है। इसमें से हमें जो याद रखना है, आपको जो याद रखना है, आपको कोशिश करना है, आपको ये वाली बात को बहुत ज़रूरी ध्यान करना है कि जब CO2 घटता है तो pH बढ़ जाता है। और ध्यान रखना क्या है कि घटी CO2 पर, बढ़ी pH पर स्टोमेटा खुलते हैं। इसके उल्टे में CO2 का बढ़ना और pH का घट जाना, ये स्टोमेटा को क्लोज कराता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। ये कॉन्सेप्ट लगे ना लगे, पर ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि CO2 जब घट जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, CO2 बढ़ती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम कहें कि भाई एनवायरमेंटल CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि भाई वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से क्या होगा, एक लेवल पर जा करके स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बाद में क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर ये थ्योरी जो है, लोगों ने ड्रॉबैक बताई इसकी कि भाई प्याज में, अनियन वगैरह में जो वैक्यूल थी, वहाँ तो ये देखा ही नहीं गया कि अनियन की वैक्यूल में तो ग्लूकोज था नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि ये तो गलत है भाई, ये तो हर जगह लागू नहीं होती है। तो ये ड्रॉबैक है इसकी कि दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड हैंस कन्वर्जन इज स्लो, नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट लाइक अनियन, प्लांट लाइक अनियन में नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, मेन थ्योरी जो आपकी चलती है, इसमें बाकी चीज़ें थी, कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस नहीं करी, सवाल उस पर नहीं आ रहा है आजकल। तो सवाल जो है आता है यहीं से ही, पोटेशियम वाली थ्योरी से ही। तो इसको देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन कन्वर्जन थ्योरी और पोटेशियम मैलेट थ्योरी। तो ये मेन थ्योरी है जो कि स्टोमेटा ओपनिंग में जो पढ़ाई जाती है, जो कि आज की तारीख में चालू है, मतलब लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सवाल है कि किसने दिया था इसको, लेविट ने दिया था, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यही। फिर लिखा है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होगा। अब देखो, हमें मेन जानना था ये कि भाई गार्ड सेल का जो आपका DPD है वो कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो आपकी गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल के जो साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च कन्वर्ट होता है पैप में, ठीक है, और ये एक तरह का C4 साइकिल है जो आप पढ़ोगे, वही है, पढ़ा था शायद आपने, वही है। ठीक है, लास्ट वीडियो फोटोसिंथेसिस वाली देखना वहाँ पे। तो स्टार्च टूट के पैप बनाता है, पैप फिर आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। आपको याद होगा कि जब पैप से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, यहाँ अगर मैं कहूँ बीच में कि पैप से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ CO2 लगेगी,
CO2 का यूज होगा और यहाँ एक एंजाइम लगेगा पैपकेज। तो चाहे प्लांट चाहे C3 हो चाहे प्लांट आपका C4 हो, सब में पैपकेज होता है। ये वाला सवाल भी बनता है, आप इसको ध्यान रखना। पैपकेज हर जगह मिलता है, C3 हो C4 हो किसी में भी। तो ये पैपकेज लगेगा और पैपकेज लगने से फिर आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा, फिर उसका रिडक्शन होगा और उससे रिड्यूस होकर के आपका मैलिक एसिड बनेगा। यहाँ मैलिक एसिड का हाइड्रोजन रिलीज होता है जो कि आपका यहाँ एक ATP का खर्चा करके, यहाँ पर एक ATP का खर्च होगा, ATP का खर्चा करके उसको पंप करके बाहर भेज दिया जाएगा। देखो इस बात बताऊँ आपको, या तो ये हाइड्रोजन आयन यहीं गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट को थमा दे, या फिर इनके माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया जाए, या फिर इसको धक्का दे के बाहर निकाला जाए। बाहर जाके सब्सिडियरी सेल्स होंगी उनके पास जाएगा, वहाँ जा कर के उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको काम आ जाएगा, ऐसा है। और इसके बदले में पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आ जाता है यहाँ पर। तो ATP का जो खर्चा होता है डायरेक्ट इसमें होता है कि हाइड्रोजन को बाहर पंप करने में, ठीक है। तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा होता है, बदले में पोटेशियम अंदर आते हैं। अब पोटेशियम जो मैलेट के साथ मिलकर के जाते हैं गार्ड सेल की वैक्यूल में, वहाँ जा कर के गार्ड सेल की वैक्यूल का DPD बढ़ा देते हैं। अब गार्ड सेल की वैक्यूल का DPD बढ़ा है, DPD बढ़ेगा तो मतलब आपको पता ही है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो मतलब एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होती है, पानी अंदर आएगा टोनोप्लास्ट से, और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी। गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। तो मेन सवाल ये है कि कौन सा आयन जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करता है। आपको पता लग गया है, जो आपका पोटेशियम आयन है वो आपका स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करता है। यही एक सवाल है जो कि लोग बहुत सालों से पूछते आते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग में कौन सा आयन मदद करता है। तो ध्यान रखना पोटेशियम आयन जो है वो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। खूब बंद कैसे होते हैं, तो इसमें एक आप ध्यान रखना, ये चीज़ें अगर जो है रात के समय उल्टी दिशा में हो जाती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। वैसे अगर आपको पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज द वाटर स्ट्रेस हार्मोन। और एब्सिसिक एसिड भाई साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं और जिससे कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये एक सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है, कौन सा प्लांट हार्मोन जो है, देखो फायदे का काम है। अगर मान लो पानी की कमी है तो स्टोमेटा बंद कर देगा, लेकिन इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इसको इनहिबिटर कहा जाता है, लेकिन काम ये मजे का ही कर रहा है। जिससे क्या होगा कि जो एब्सिक एसिड है स्टोमेटा को बंद कर देगा, पानी की कमी है ज़मीन में तो पेड़ को जो है दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। फिजिकल में जैसे वैक्स है, आप वैक्स लगा दो तो ट्रांसपरेशन रुक जाएगा। एब्सिसिक एसिड को केमिकल को यूज कर सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड यूज कर सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत बार आता है, तो PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये आपका एक सवाल बनता है, खूब पूछा जाता है, खूब बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है, बढ़िया एग्ज़ाम में आता है। तो बाकी आप जो सामान्य बच्चे हैं वो एब्सिसिक एसिड को याद रख लें कि ये स्टोमेटा को बंद कराएगा, ठीक है। चलिए फिर है फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को बंद कराते हैं, इफेक्ट करते हैं। एक तो ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मान लो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, वातावरण में नमी है, तो भाई देखो नमी पहले से ही है, तो उन दिनों जो है ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर जो छोटे प्लांट होते हैं, घास वास जो होती है, मैंने कहा था उसमें आपको गटेशन देखने को मिलेगा। जब वातावरण में नमी ज़्यादा होगी तो गटेशन बढ़ेगा, सीधी बात है। नेक्स्ट है CO2 का लेवल अगर बढ़ाओगे तो आपको पता है पार्शियल क्लोजिंग हो जाएगी स्टोमेटा की, ये भी बात है इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखोगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपरेशन बढ़ता है, सबको पता है। कौन सी लाइट स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करती है, तो ब्लू लाइट बढ़ा देती है ट्रांसपायरेशन को, ये एक महान सवाल है, ये भी ध्यान रखना है। इट एब्जॉर्ब द फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स, तो इसको जो फाइटोक्रोम्स जो गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछते हैं कौन सी लाइट जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग को इंड्यूस करती है, आपका आंसर होगा ब्लू लाइट। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में आपका शेप ऑफ लीफ आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कैलकुलेट बाय द पोटोमीटर। एक ये सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटा रटा टाइप का, कभी कभी आ जाता है, वैसे आजकल तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो पोटोमीटर जो है वो आपके ट्रांसपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एक लाइन ये है, ये भी सवाल बनता है, पूछते हैं कि ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी एविल है, ये किसने कहा था, तो ध्यान रखना कर्टिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। स्टेवार्ड ने कहा था ये अनअवॉइडेबल एविल है, अवॉइड नहीं कर सकते, ज़रूरी है, होगा तो होगा ही, ठीक है। तो ये दो लाइनें भी ध्यान रखोगे आप दोनों की दोनों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो ये एक लास्ट मेन टॉपिक बचा है जो हमें समझना है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट।
बाकी हो चुका है। तो लास्ट टॉपिक है, इसमें चीज़ें जो हैं थ्योरेटिकल बहुत कम बातें हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है भी, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो है इसमें मेन थ्योरी वही है जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन क्या, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। पहले लोग मास फ्लो इसी के लिए यूज करते थे, लेकिन मेन बात यह है कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट हो चाहे किसी का भी हो फ्लोएम का, तो वो मास फ्लो ही होता है, दोनों में ही मास फ्लो है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, फूड इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द सीव ट्यूब एक्टिवली। तो ये ट्रांसलोकेटेड वर्ड है, इसको ध्यान रखना, और ये एक्टिवली वर्ड ध्यान रखना, इस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दो बातें हैं कि फ्लोएम में पहले जो सीव ट्यूब होती है, आप पीछे पढ़ के आए हैं कि सीव ट्यूब जो है फ्लोएम में 4 चीज़ें होती हैं। सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ मेन जो कंडक्टिंग पार्ट है, जैसे जाइलम में आपका ट्रैकेट्स और वेसल था, एंजियोस्पर्म में वेसल ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका मेन कंडक्टिंग पार्ट एंजियोस्पर्म्स में जो है वो सीव ट्यूब है, एंड दैट इज ए लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। एंड ये भी पता होगा कि कंपेनियन सेल विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब, द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब, है ना। तो ये भी एक बात है। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है कि लोडिंग मतलब ये है कि मीजोफिल, पहले मीजोफिल से खाना जो है वो सीव ट्यूब में लोड होगा, उसके बाद सीव ट्यूब से वो बाहर सिंक में अनलोड होगा। मतलब जहाँ भी प्लांट को उतारना है फूड वहाँ उतार देंगे, और जहाँ चढ़ाते हैं मतलब मीजोफिल से चढ़ा के सीव ट्यूब में ले आएंगे। ट्रांसपोर्ट इज इन मास एंड मास, इस सब वर्ड ध्यान रखना, इन मास एंड मास, बल्क फ्लो, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना, किताबों में लिखा होता है कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, आपको पता है। फ्लोएम जो है वो कहीं भी भेजती है, इधर उधर। जहाँ भी प्रेशर कम होता है तो हाई प्रेशर जोन्स जो होते हैं उनसे फूड फिर लो प्रेशर एरियाज में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये लिखा है कि अपवर्ड जो डायरेक्शन है कब होती है, जब सीड उगता है तो ऊपर को जाता है। रेडियल लेटरल कब होती है, मेडुलरी रेज करती होती हैं। डाउनवर्ड मोस्ट कॉमन है, पत्तियों से खाना बन के नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पर जो मेन थ्योरी है वो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ मुंच। मेन जो साइंटिस्ट हैं ये बेचारे हैं, इनका नाम याद कर लेना। मंच की हाइपोथेसिस बताइए, समझाइए। यहाँ पर एक ये काल्पनिक डायग्राम लिया गया है, इसी काल्पनिक डायग्राम से आप समझोगे कि कैसे फूड का फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पता होगा सीव ट्यूब का फोटो याद होगा, डायग्राम। सीव ट्यूब एक ट्यूब जैसी होती है जिसके जो एरिया, जो किनारे होते हैं वो छेद होते हैं, वहाँ परफोरेशंस होते हैं, और सीव प्लेट होती है, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ऊपर भी नीचे भी। बराबर में कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल से फूड जो है वो आएगा इधर, वो हम देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मुंच ने जो बताया वो ये है कि अगर मान लीजिए दो काल्पनिक सिस्टम है दो, जिनमें से हम एक को कहते हैं कि भाई ये ए सिस्टम है, ए ऑस्मोटिक सिस्टम इधर लगा हुआ है और बी ऑस्मोटिक सिस्टम इधर लगा हुआ है, ये दो बातें हैं। तो ए ऑस्मोटिक सिस्टम से हमें दिख रहा है ऊपर एरो लगा हुआ, जो सॉल्यूशन है वो बी की तरफ जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? ये कह रहे हैं कि भाई मान लो हम यहाँ जो है एक बीकर वो लगा देते हैं ट्यूब, और इससे हम क्या करते हैं, यहाँ फनल लगा के शुगर को यहाँ डालते हैं, सॉल्यूट ऐड करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूट ऐड करने से यहाँ क्या होगा आपको पता है, जैसे जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना वाटर का जो पोटेंशियल है वो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी निगेटिव हो जाएगा। सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करने से यहाँ डीपीडी की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर लगेगा फिर, क्योंकि सॉल्यूट सेल के अंदर भी लोगे तो मान लो किसी ये बंद कंपार्टमेंट है तो इसको ऑस्मोटिक सिस्टम मान रहे हैं, तो इसके अंदर पानी आएगा तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इसको रोकने के लिए लगेगा, और जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो ये हाई हो जाएगा, सीधा डीपीडी हाई हो जाएगा। तो जैसे ये सब होगा तो फिर बाहर बीकर जो है, बाहर का जो सिस्टम है उसमें से पानी जो है आना अंदर शुरू होगा। ऐसे जैसे जैसे पानी अंदर आएगा तो पानी आने से टीपी बढ़ेगा, अगर मान लो टीपी है तो टीपी बढ़ेगा, और ओपी लगेगा। भाई पानी अंदर आएगा तो उसको रोकने के लिए क्या लगेगा, ओपी लगेगा, ठीक है। पानी अंदर आ रहा है, उसको रोकने के लिए ओपी लगेगा। तो यहाँ एक हाई प्रेशर जोन बनेगा। हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने से अगर इसमें एक ऊपर पाइप लगाओ इस तरह से, ये पाइप जुड़ा हुआ है, तो जो सॉल्यूशन है पूरा अंदर घोल जो बना हुआ है, वो घोल जो है इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, और वो वहाँ जाएगा जहाँ लो प्रेशर जोन होगा, जहाँ लो प्रेशर एरियाज होंगे वहाँ पहुँचेगा।
मान लो यहाँ पर लो प्रेशर एरियाज़ हैं तो वो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी तरीके से इस मेम्ब्रेन के पार उस सॉल्यूट को निकाल लें, देखो काल्पनिक बात है पर ये कह रहे हैं अगर हम उसमें से निकाल लें, मान लो सॉल्यूट यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, किसी भी तरह से इसमें से आउट कर देते हैं, तो पानी फिर बाहर आ जाएगा वापस से बाहर, क्योंकि बाहर वाटर जो है उसका वाटर पोटेंशियल निगेटिव होगा एज कम्पेयर टू इनसाइड, क्योंकि अंदर से सॉल्यूट निकाल लिया गया है पूरी तरह से। ऐसा मान लो कि अंदर वाले का सॉल्यूट पूरी तरह से बाहर निकाल लिया, और सॉल्यूट बाहर निकाल लिया गया, कहीं सिंक में निकाल लिया गया, ठीक है। और ये जहाँ से डाला था ये सोर्स था, ठीक है। तो इसको अगर आप मान लो लीफ है अभी के लिए, तो यहाँ से मान लो जो फूड है वो आपका सीव ट्यूब में डाला गया, फिर सीव ट्यूब में पानी आना शुरू हुआ, और फिर पानी आने से प्रेशर क्रिएट हुआ। उस प्रेशर की वजह से सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन है जो वो एक लो प्रेशर एरिया में जाना शुरू हो गया, इधर 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 चलता रहा, और वहाँ जाकर के मान लो उसमें से सॉल्यूट की मात्रा को कम कर दिया गया किसी भी तरीके से, उसमें एक्टिवली पैसिवली कैसे भी करके निकाल लिया मान लो, तो फिर पानी वापस बाहर आएगा और फिर वापस से सिस्टम ए में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक काल्पनिक सिस्टम है जो कि ये सिद्ध करता है कि पौधों में फ्लोएम जो है इसी तरह ट्रांसपोर्ट करती होगी पानी का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, फूड का। तो इस पर इस मुंज की जो हाइपोथेसिस है इस पर आधारित एक और डायग्राम आगे है, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम है, आप इसे देखने की कोशिश कीजिए, समझें इसे। मान लो पहले यहाँ से देखते हैं, इधर से, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। मान लो ये आपका सीव एलिमेंट है और बराबर में कंपेनियन सेल है, बराबर में एक सोर्स सेल है, ये मेसोफिल की सेल है पत्ती की, ठीक है, ये मेसोफिल है। अब भैया हुआ ये कि मेसोफिल से फूड बना होगा, फूड बनने के बाद आपका जो कंपेनियन सेल में गया होगा, फूड क्या है, सुक्रोज है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो कंपेनियन सेल से फूड सुक्रोज नहीं है और स्टार्च वगैरह है, तो कंपेनियन सेल उसको कन्वर्ट करके सुक्रोज कर देगी। मान लो फाइनली सुक्रोज हो गया कंपेनियन सेल में। अब कंपेनियन सेल में सुक्रोज आने के बाद हुआ ये कि उस सुक्रोज को कहाँ भेजना है, सीव ट्यूब में भेजना है। डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी इधर, ठीक है। तो कंपेनियन सेल से कहाँ भेजेंगे, सीव ट्यूब में भेजेंगे फूड को। अब सीव ट्यूब में जब फूड आएगा तो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, सबको क्लियर है ये बात। जैसे ही सॉल्यूट बढ़ेगा तो आप यहाँ देखेंगे कि शाई डब्ल्यू जो है वो -1.1 मेगा पास्कल है, प्रेशर पोटेंशियल 0.6 मेगा पास्कल है, और सॉल्यूट पोटेंशियल -1.7 मेगा पास्कल है। तो आपको पता है साई डब्ल्यू क्या होता है, साई एस प्लस साई पी होता है, तो उसको जोड़ के आपका साई डब्ल्यू आ गया, वाटर पोटेंशियल आ गया -1.1 मेगा पास्कल। अब यहाँ जैसे देखो अगर इधर से मैच करें तो जाइलम जो बराबर में, ये जाइलम का पाइप है, क्योंकि आपको पता है वेस्कुलर बंडल में जाइलम भी होगी, फ्लोएम भी होगी। तो जाइलम के अंदर आपका वाटर पोटेंशियल कितना दिख रहा है, -0.8, तो भैया फ्लोएम से तो ज़्यादा ही है। और आपको पता है वाटर पोटेंशियल की टर्म में अगर हम देखें तो लो निगेटिव से हाई निगेटिव की तरफ पानी जाएगा, पानी का जो मूवमेंट होगा वो लो निगेटिव वाटर पोटेंशियल से हाई निगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। पानी अब यहाँ से यहाँ जाएगा, आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव कहाँ है, यहाँ पर है, फ्लोएम में। अब अगर आप ये समझो कि अगर मैं चाहता हूँ कि लगातार पानी जो है वो जाइलम से फ्लोएम में आता रहे, ये मूवमेंट कंटिन्यू होता रहे, तो यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपेनियन सेल से सॉल्यूट को लगातार ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पर, सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब में सॉल्यूट पहले ही ज़्यादा है, तो मेरे लिए ये क्या हो गया है, मेरे लिए ये बन गया लो कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट। बात समझ रहे हो भाई, सीव ट्यूब में पहले ही सॉल्यूट ज़्यादा है और वहाँ कम है, अब मतलब वहाँ कंपेनियन सेल में कंपैरेटिवली कम हो गया, और मुझे डालना पड़ेगा सॉल्यूट लगातार, क्योंकि मुझे डीपीडी जो है, यानी यहाँ का जो डीपीडी होगा इसका, वो मुझे हाई चाहिए। अगर इसका डीपीडी हाई नहीं होगा कंपैरेटिव टू जाइलम, तो पानी नहीं आएगा। मुझे चाहिए पानी इधर आए, तो पानी आए तो फिर मैं सॉल्यूट डालता रहूँ यहाँ, और सॉल्यूट इसमें डलता रहेगा कंपेनियन सेल से, तो वो कैसे डलेगा, लो टू हाई। तो उसके लिए बेटा एक्टिवली वो आएगा, शुरुआत में पैसिवली आ सकता है पर बाद में वो एक्टिवली होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉल्यूट का वो कैसा है, एक्टिव। तो लोडिंग ऑफ फ्लोएम जो हो रही है वो कैसी हो रही है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम जो है वो कैसी है, एक्टिव है। कैसी हो रही है,
एक्टिव लोडिंग ऑफ फ्लोएम हो रही है। अब चलो खैर ठीक है, पानी आ गया। अभी पानी के आने से क्या होगा? पानी आने से वही होगा, ओपी लगेगा, टीपी बढ़ेगा, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। तो फिर वहाँ से सॉल्यूशन जो है वो लो प्रेशर एरियाज में जाना शुरू होगा। ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। जो यहाँ लिखा है एक्टिव फ्लोएम लोडिंग इनटू सीव एलिमेंट डिक्रीज द सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर एंटर एंड हाई टीपी रिजल्ट। तो उसकी वजह से टीपी बढ़ गया है, सीधी बात है, टीपी बढ़ेगा। प्रेशर ड्राइवन बल्क फ्लो, तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो उस टीपी के कारण, उस ओपी के कारण जो है वो कहाँ जाएगा? लो प्रेशर एरियाज में जाएगा जहाँ टीपी लो है, क्योंकि बंद कंपार्टमेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? अगर ये कंपार्टमेंट बंद होता, यहाँ सीव प्लेट ना होती, तो फिर ये पानी आना रुक जाता। तो खुला ट्यूब है तो चलेगा तो है ही। तो प्रेशर ड्राइवन बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब ये पानी सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, यहाँ मान लो यहाँ आ जाता है। तो अगर हम इसमें से सुक्रोज को बाहर निकाल ले, सॉल्यूट को, और किसी सिंक में रख दे छुपा के, मतलब जहाँ भी लोड करना है वहाँ उतार दो, चलो उतार दिया। देखो यार ऐसा है, ये पैसिवली भी उतरेगा, उतरते उतरते फिर जहाँ सिंक है वहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब सिंक में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको पता ही क्या होगा, फिर एक्टिव उतरेगा, फाइनली एक्टिव उतरेगा। तो अनलोडिंग भी कैसी होगी? एक्टिव होगी। अब मान लो जब सॉल्यूट निकाल दोगे इसमें से, सुक्रोज बाहर निकाल दोगे, तो बाबू साई डब्ल्यू जो है वो कम हो जाएगा, मतलब जीरो की तरफ जाएगा। जीरो तो नहीं होगा, सारा सॉल्यूट तो निकाल नहीं लोगे, तो -1.4 मेगा पास्कल हो गया मान लो, क्योंकि सॉल्यूट का पोटेंशियल घट गया है, सॉल्यूट आपने काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया है। फिर हम जाइलम में देखेंगे, यहाँ जाइलम में इस समय साई डब्ल्यू जो है वो कितना है? 0.6 है, तो जाइलम में तो ज़्यादा हो गया भाई निगेटिव। तो अब पानी जो है वो जाइलम में आएगा वापस से, और जाइलम में जो पानी आएगा फिर से वो ट्रांसपायरेशन से ऊपर चढ़ेगा। समझ रहे हो? तो कॉन्टिन्यू मैटर चल गया ना, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, घूम के फ्लोएम में गया, फिर जो है वो वापस आया, सॉल्यूशन में आया, फिर वो सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकाल लो, सॉल्यूट एक्टिवली बाहर हो जाएंगे, फिर वापस वो पानी कहाँ आएगा? जाइलम में आएगा। यहाँ लिखा है एक्टिव फ्लोएम अनलोडिंग इंक्रीज द सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर फ्लो आउट। बात समझ रहे हो? फ्लोएम को अनलोड कर दोगे तो बाहर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, एंड लोअर टर्जर प्रेशर, लोअर टीपी हो जाएगा, क्योंकि पानी कहाँ आएगा? पानी निकल के इधर आएगा। बात समझ रहे हो? जाइलम में फिर यहाँ एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा यहाँ पर, फिर ऊपर से आएगा, तो ये लगातार चलता रहता है। सीव ट्यूब में से सिंक में निकालोगे तो एक्टिव निकालना पड़ेगा। देखो पैसिव भी निकलता है, ऐसा नहीं है, पैसिव निकलता है, फिर एक्टिव निकलता है, लोडिंग भी एक्टिव होती है, शुरुआत में पैसिव हो जाती होगी, बाद में एक्टिव होगी, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये मेन हाइपोथेसिस जो कि आपकी यहाँ पर फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को बताती है, वो आपकी है मुंज की प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो आपको ये समझाएगी कि कैसे सॉल्यूट, कैसे फूड का मूवमेंट जो है वो प्लांट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर निपट जाता है। भैया एक बार अगर नहीं समझ आया तो आप वापस आके इसको देखना, कमेंट में आकर के कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। और बाकी आप जो है इसको 1-2 बार सुने, नहीं समझ आया तो आपको समझ जरूर आएगा, ऐसा तो है नहीं। शुरुआत से मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाले थे उसमें आप देखना, पिछले वाली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2, 3 डाला था, तो इसके में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा चैप्टर पूरे जो शुरू से है उसको समझने की कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की जो अंडरस्टैंडिंग लाएंगे आपको। सीधा ही ये वीडियो ना देखना, मतलब सीधा देख ली होगी तो शायद पिछली भी देख ली होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो फोटोसिंथेसिस वाला जो हमारा लास्ट का पार्ट लिमिटिंग फैक्टर्स का वो बचा वो आएगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है ना। और आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। टेक केयर, टाटा।